So next point is that natural frequency. Okay, so I'm just coming to that point because that is the most important part of the industry, and industry people, design people is worried due to this natural frequency only. How to handle the natural frequency of any machines, any automobile or anything. Okay, so what is the natural frequency? Can you please tell me? Natural frequency हम किसको बोलते हैं? Natural frequency किसको हम बोलते हैं? Quick. हाँ? फ्रीक्वेंसी अंडर फ्री वाइब्रेशन. ओके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी था इनहेरेंट फ्रीक्वेंसी. पहले बात तो ध्यान में रखना, ये आपके ऊपर मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता. मेरी बॉडी जो स्ट्रक्चर में बना होगा, जो मटेरियल से बना होगा, मेरी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गया. ओके, जब तक डायमेंशन, जब तक मटेरियल सेम है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है. ओके, सो ये आप चेंज नहीं कर सकते. पहली बात, राइट. जब फ्री में आप वाइब्रेट करके छोड़ देते हो तो वो जो अपने आप वाइब्रेट होते रहता है, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते रहता है. ओके ओके, नाउ फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो आप दे रहे हो, ये टेबल है, राइट. मैं इसको वाइब्रेट करना चाहता हूं. ओके, सो मैं इसका फोर्स देना चालू करूं. ये मेरी जो फिंगर दे रही है यहां पे, दैट्स कॉल्ड द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी. ओके, इज इट नेसेसरी टू इक्वेट टू दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट? जरूरी नहीं है. अगर हो गया तो दैट्स कॉल्ड द रेजोनेंस. ठीक है, जब करते करते नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपोनेंट और मेरी फ्रीक्वेंसी, फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी दोनों सेम हो जाएगा, उस टाइम वो रेजोनेंस क्रिएट करेगा. रेजोनेंस मतलब क्या होगा? कौन सी फ्रीक्वेंसी में पहले वाइब्रेट होगा? बताओ. पहले तो मैं फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को पहले डिफरेंशिएट करूंगा. कौन सी फ्रीक्वेंसी में उस टाइम वाइब्रेट होगा? नेचुरल में वाइब्रेट होगा. नेचुरल में वाइब्रेट होगा. ओके ओके, उसके पहले जब नेचुरल के साथ नहीं था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं था, तब कौन सी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहे थे? फोर्स फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट. Whenever force and natural is same, at that time it must vibrate on the force frequency only, and force frequency is equal to the natural frequency. So naturally वो natural frequency में वाइब्रेट होगा. बट रेजोनेंस हम किसको बोलते हैं? क्यों बोलते हैं रेजोनेंस? रेजोनेंस हम क्यों बोलते हैं? क्या इंक्रीज होता है? एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है. तो ध्यान में रखो, वाइब्रेशन मेजरमेंट. फर्स्ट मेरा क्वेश्चन था द मीनिंग ऑफ दैट मेजरमेंट ऑफ दैट वाइब्रेशन. मेजरमेंट ऑफ वाइब्रेशन दोनों ही होता है. फ्रीक्वेंसी भी मेजर करना पड़ता है, एम्पलीट्यूड भी मेजर करना पड़ता है. बट जिसको हम अनकंफर्टेबल बोलते हैं वो बेसिकली एम्पलीट्यूड होता है. बहुत ज्यादा वाइब्रेशन जिसको हम बोलते हैं वो एम्पलीट्यूड होता है, राइट. तो आप थोड़ी देर पहले और नेचुरल को क्रॉस कर दो तो वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड बहुत कम रहेगा. लेकिन जैसे आपकी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होते रहेंगे. फ्रीक्वेंसी इज सेम बट वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होते रहेंगे. उसकी एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, उसकी इफेक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ जाता है. ओके, तो डिजाइनर एज एन मैकेनिकल डिजाइनर इज वरीड अबाउट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ओके, किसी भी हालत से उसकी मशीन, उसकी कार नेचुरल फ्रीक्वेंसी में रन नहीं होनी चाहिए. अगर होगा तो वो डिजाइन कंसिडरेशन आप लेते ही नहीं हो. बेटा आप लोग भी वहां का डिजाइन बहुत सारे करते रहते हो. इफ यू नॉट कंसीडर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वन, देन वो जाके एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होगा जिसके लिए आपने डिजाइन ही नहीं किया होगा. कंपनी तोड़ देगा इस. So that's why this is the most important thing as far as the industry is concerned now, to find out the natural frequency. Model analysis जो आप पढ़ोगे, that is to find out experimentally the natural frequency. Natural frequency theoretically calculate एक बीम का कर सकते हो, लेकिन complicated car shape का आप natural frequency calculate कर ही नहीं सकते. This is only one alternative to find out using this method, which is called the model analysis method. Is it clear? ठीक है. Okay, so I'm just talking about why natural frequency is that important. Okay, so can you please run that page? ये वाला run करो. So just see some of the videos that effect of natural frequency, severity of the natural frequency. That's the one beach of Tacoma. It is, I think, YouTube में available. आप देख सकते हो, and you can understand the meaning of the mode shape and all this thing in this bridge. Actually, it is a hanging type of the bridge, but due to the wind velocity, it's coming to the resonance frequency. अब देखो अभी ब्रिज का क्या हो रहा है. It's not a friction, it's an actual one. Now these are called the mode shape. ये जो चल रहा है ना ऐसा, that is called the mode shape. Mode shape अगर आपने पढ़ा होगा, that's called the mode shape. हम आज दिखाएंगे भी, देंगे आपको mode shape वहां पे जाके. So एरिया है तो ऐसा mode shape हो रहा है. And इस mode shape में it's in natural frequency now. Okay, so that is in resonance now. Resonance में amplitude कितना ज्यादा हो गया देखो, right? Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Fortunately, the only casualties were a car stalled on the bridge and a dog. So this is the effect of closing. This is the effect of the resonance. That's why you should, as a design engineer, you should read about the
नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर आप नहीं जज कर रहे हो डिजाइन स्टेज में तो वो चीजें फेल होने वाली है एंड सिवियरली फेल होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब फेल हो गया। कोई भी डिजाइन कैलकुलेशन जो आपने अभी तक पढ़ा, डिजाइन 1, डिजाइन 2, डिजाइन 3, कहीं पे भी हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कंसीडर नहीं किया। ओके, बट वाइब्रेशन में जाके वो कंसीडर करना आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट है, देयर इज वन हेलीकॉप्टर डिजाइन आल्सो दैट इट इज आल्सो कमिंग इन द रेजोनेंस। क्या उसमें भी देख लो आप उसकी सिवियरिटी कितना ज्यादा हो। This footage, which began circulating online Wednesday, February 22nd, 2012, is set to show an incident that took place the same day in Para, Brazil. The helicopter appears to be a medevac Eurocopter, A-Star AS-350B. The helicopter then is engaged in full flail mode while on the ground until it self-destructs. Earlier reports stated that cannot control it for this ride. beyond your imagination. In fact, that what happened in case of a resonance cannot predict it also. Next, there's one washing machine. Sometimes it's a mad washing machine, you can say. Washing machine हमने सबने देखा होगा, अचानक देखना वो that is actually the natural frequency only. Especially on the dryer one, where you are using the dryer and if you are not keeping that all the clothes properly, then that unbalanced forces are more in that case. But it's a vibrate severely. Okay, that is due to that one of the spring suspension is there, it will failure. So that's why it's not a control. Next, there's the one experimentation. So I think that already were developed. This Sir is developing this experimentation also. So you understand the meaning of the natural frequency. और इसके बाद में आगे और एक चीज आपको बताऊं, देखो 3 अलग अलग कंपोनेंट है, हर एक का नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग है अकॉर्डिंग टू देयर डायमेंशंस एंड डिजाइन। सो दिस विल वाइब्रेट अकॉर्डिंग टू द 4 हर्ट्ज। जैसे ही 4 हर्ट्ज को क्रॉस करेगा ये बंद हो जाएगा। The 4 hertz क्रॉस कर रही है अभी, इट विल स्टॉप नाउ, इट विल वाइब्रेटिंग बट नॉट इन रेजोनेंस। अब 6.3 में ये वाइब्रेट चालू हुआ और समझ में एक ही टेबल के अंदर अलग अलग वाइब्रेट हो रही है। 6.3 क्रॉस कर देंगे वो बंद हो जाएगा, 11.3 के आसपास वो चालू हो जाएगा। ठीक है, ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। एक ही टेबल के अंदर 3 था। ओके, नाउ अब मैं ठीक से सुनो, अभी आई एम कमिंग टू दैट F50 नाउ। धीरे धीरे मैं F50 की तरफ जा रहा हूं। मेरी बॉडी आपको दिख रहा है वहां। ओके, everyone is having the same, right? Everyone is having the same part in the body, heart, kidney, liver and all these things. Is there all the component of the body is having the same natural frequency? Yes or no? All component of that body or all component of that automobile is having the same natural frequency? No. Different assembled part is having different material, different dimensions, having different natural frequency. Okay, एक अलग अलग जगह में रेजोनेंस में आ जाता है। You cannot control that. Okay, मुझे आपको पता होगा मेरे ख्याल से that some people is actually the vomiting sensation in the buses or in some vehicles. Why it is? Why it is? Because that person is a very sensitive to that abdomen vibrations. Abdomen vibration में जब उसके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता है, उसकी abdomen, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का अलग होता होगा। ओके, एंड वो बहुत सेंसिटिव होता होगा उस चीज में। जब ये बस में व कोई भी व्हीकल में वो चढ़ता होगा तो उसको वो रेजोनेंस में आता है and it sensing that vomiting impact. Okay, so every component of the body of a machine having different natural frequency. वो अलग अलग वाइब्रेशन में जाके अलग अलग टाइम पे वो रेजोनेंस में आ जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू योर फर्स्ट आंसर जो मैं पूछ रहा था आपको, जो साइन वेव में एक पीक क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो एक ही वाइब्रेशन उसके अंदर जा रहा था, लेकिन एक मशीन के अंदर हजारों कंपोनेंट है, हजार अलग अलग नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी का एक अलग अलग पीक आपको दिखाई देंगे। जब उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वो पहुंचेगा वो वाइब्रेट होना चालू होगा। ओके, तो कोई मशीन में कभी भी एक पीक आपको दिखाई नहीं दे सकता है, उसमें नंबर ऑफ पीक्स आपको दिखाई देना जरूरी है। इज इट क्लियर? ओके ओके, सो आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली। F50 क्या होता है समझो, ये आपको दिख रहा है यहां पे ये ग्राफ। ओके, जो नॉर्मली रैंडम वाइब्रेशन होता है, वो जो साइनसॉइडल ग्राफ देखा ना, जिंदगी में ऐसा कोई वाइब्रेशन आपको दिखेगा नहीं जो आराम से एक साइन में चलता है। ठीक है, रोड वाइब्रेशन बोलो, कुछ भी बोलो, कभी भी वो साइन वाइन में चलता नहीं, कोई फॉर्म को फॉलो करता ही नहीं है। दैट आर कॉल्ड द रैंडम वाइब्रेशन। ओके, तो जो वाइब्रेशन आपको दिख रहा है यहां पे रैंडम, ये एक्चुअली बनता कैसे है? इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर साइन वेव, कॉम्बिनेशन ऑफ द प्योर साइन वेव। ओके, जो आपको दिख रहा है यहां पे 1 नंबर
2 number, 1 is a red, 2 is that yellow, 3 green, 4 blue and 5 1 is a pink. ये 5 साइनसोइडल ग्राफ को अगर आप मैच कराओगे, मिक्स कराओगे, तो ये बन जाता है ऐसा ग्राफ. ठीक है, ओके. अब इस ग्राफ का मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. कैसे फाइंड करोगे फ्रीक्वेंसी? कैसे फाइंड करोगे फ्रीक्वेंसी? यू आर मेजरिंग द टाइम पीरियड पिक टू पिक and reciprocal of that. Now find out the frequency of this. There's a no peak to peak. Okay, no uniformity, right? You cannot find out the frequency of that vibrations. That is the need of that FFT. जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, what is that FFT and what is the need of that FFT, right? क्योंकि वो एक ग्राफ तो है ही नहीं, अलग अलग 5 ग्राफ की कॉम्बिनेशन है, तो 5 उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, 5 फ्रीक्वेंसी उसका अलग अलग है. वो फ्रीक्वेंसी आप टाइम डोमेन ग्राफ में नहीं देख सकोगे. जब उसको आप एफएफटी डोमेन में लेके जाओगे, स्पेक्ट्रम डोमेन में, तो ऐसे आपको 5 पीक दिखाई देगा. दिख रहा है? ओके. एंड 5 पीक देखो यहाँ पे कलर जोन में दिया गया है. आई थिंक दिस रेड इज द लेस फ्रीक्वेंसी, राइट? देन येलो थोड़ी सी शिफ्ट हुआ. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको कहां दिखाई दे रहा है? पिंक का, क्योंकि टाइम पीरियड सबसे कम दिख रहा है पिंक का, तो पिंक एकदम आपको लास्ट में देखो यहां पे दिखाई दे रहा है. So these are the 5 peak on that one is a combination of the 5 natural frequency, and you can't say the frequency of the graph is this. All frequency is actually the different natural frequency of that. अब वो वाला कंपोनेंट अगर किसी भी फ्रीक्वेंसी में रन कर दो तो वो अलग अलग 5 बार रेजोनेंस में आएगा. These are called the modes. These are called the modes. First mode, second mode, third mode, fourth mode. Okay, first mode होंगे तो हो सकता है वाइब्रेशन ऐसा ऐसा हो सकता. ओके, सेकंड मोड होंगे तो वाइब्रेशन ऐसा होगा. थर्ड मोड होंगे तो 3 बार वो क्रॉस करेगा. आपने देखा होगा सिंगल रोटर में आपने सिंगल मोड, 2 मोड लिया होगा. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द मोड से. अलग अलग नेचुरल फ्रीक्वेंसी में रन करोगे तो अलग अलग मोड से में जाकर रन करेंगे, तो उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ही नहीं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट 5 फ्रीक्वेंसी. सो यू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ दैट एफएफटी. हमें एफएफटी एनालिसिस क्यों करना पड़ता है ना? उसी में हमको जाके कुछ पता चलता है. टाइम को देखकर हम कुछ पता कर ही नहीं सकते. इज इट क्लियर? ओके. ना यही चीजें मैं एक बार लैब व्यू में बताना चाहूंगा. ओके, ना देखो लैब व्यू में जो मैंने बताया इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, प्रैक्टिकली समझ सकते हो बात को. यहां पे मैंने क्या किया, देखो लास्ट टाइम आपको दिखा था फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड वाला. यहां पे मैंने 2 ग्राफ अलग अलग रखा है. एक येलो कलर में दिखता है और एक रेड कलर में दिखता है. ठीक है, उसका भी फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकता हूं, एम्पलीट्यूड कर सकता हूं. इसका भी फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड में चेंज कर सकता हूं. अब मैंने क्या किया, लैब व्यू में दोनों को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया. सो कॉम्बिनेशन होकर एक ग्राफ बनेगा जो यहां दिखेगा, जो कि टाइम डोमेन ग्राफ. ओके, एंड कॉम्बिनेशन ग्राफ का मैंने फिर फ्रीक्वेंसी ग्राफ निकाला जो आपके यहां पे जाके दिखाई देगा. ओके, सो नेचुरली जो मैंने बताया आपको, जो ऐसा साइन वेव दिखता ही नहीं है, वो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जो साइन वेव दिखता है कि क्या दिखता है जब दोनों ग्राफ एक साथ कंबाइन होता है, जो मैंने लास्ट आपको स्लाइड में बताया था. सर पहले वाला इसका फ्रीक्वेंसी 5 के आसपास करो बस. ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है. नाउ अभी कुछ दिखाई दे रहा है, द रीजन इज नो एम्पलीट्यूड, राइट? एम्पलीट्यूड बढ़ाओ सब थोड़ा सा, 3-5 के आसपास ही करते बस. ओके, सो आर यू गेटिंग इट नियर अबाउट 3 और समथिंग, और थोड़ा बढ़ाओ, 5 करो. 10. Okay. So I think are you getting this graph? कितना दिख रहा है आपको? 10 का दिख रहा है. So I think ये ग्राफ और ये ग्राफ में आपको कुछ अलग अलग दिखेगा नहीं, क्योंकि आई एम नॉट कंबाइनिंग द सेकंड ग्राफ नाउ. ओके, सो आपको एक ही दिखाई दे रहा है. एंड फ्रीक्वेंसी में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक ही दिख रहा है, क्योंकि मैंने एक ही ग्राफ सप्लाई किया, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया. अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके साथ और एक साइन वेव को मैंने ऐड करता हूं. देन दैट इज कॉल्ड द एफएफटी. ओके, जो टाइम डोमेन में आप कुछ फाइंड ही नहीं कर पा रहे हो, आप टाइम डोमेन को देख के आपको कंबाइन कर दी. यहां से आप आराम से फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो. सर अब इसकी फ्रीक्वेंसी को आप 20 करो, 20 करो, एंड एम्पलीट्यूड वही 5 और 8 के आसपास है. जस्ट चेक इट द ग्राफ में चलना. दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट एफएफटी. ओके, नाउ कैन यू फाइंड आउट दैट टाइम पीरियड फॉर दिस ग्राफ? You cannot. Okay, but if you convert it to that FFT domain, I think यहां आपको दोनों ग्राफ अलग अलग दिखने लगा. ओके, एंड दोनों का फ्रीक्वेंसी आप चेक कर लो. ये कितना रखा मैंने ना 21 के आसपास रखा. सर आप सेकंड फ्रीक्वेंसी को सिर्फ बढ़ाओ. देखो अभी ये शिफ्ट हो, देखो ओनली द सेकंड फ्रीक्वेंसी इज शिफ्टिंग, राइट? ओके, फर्स्ट इसको 10 के आसपास लेके जाओ. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ और थोड़ा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ. द फर्स्ट वन इज शिफ्टिंग. ठीक है, काम करो उसको. इसको सेकंड शिफ्टिंग, सेकंड 40 के पास रखो. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस. समझ में आया? एफएफटी में आपको क्या समझ में आती है? जो इस ग्राफ से कुछ पता नहीं चलता आपको, ये ग्राफ के नेचर अलग अलग बनते जाएंगे. तो एफएफटी तक मैं पहुंच चुका हूं.
अब मैं धीरे धीरे आ रहा हूं मशीन वाइब्रेशन में एंड कंडीशन मॉनिटरिंग। कंडीशन मॉनिटरिंग में धीरे धीरे मैं आ रहा हूं। What is the meaning of the machine vibrations and condition monitoring? There's a third term we are using it, which is called the vibration signature. Vibration signature or health monitoring of the machines. Right? Okay. अपना एक हेल्थ मॉनिटरिंग आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चालू किया हुआ है, जब आप ईयरली चेकिंग करवा सकते हो कि क्या खराब है आपकी, कौन सी पार्ट खराब है। सो दुनिया भर की टेस्ट हो जाता है, नहीं पता चलता है कि मेरी लंग खराब है, किसी का लिवर खराब है। ओके, पता कैसे चलता है? बाय टेस्टिंग ऑन। राइट, ओके। पहले एक टर्म यूज हुआ जो कि एडवांस हम बोलते हैं उसको मेंटेनेंस पार्ट में, इनफैक्ट व्हिच इज कॉल्ड द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम किसको बोलते हैं? क्विक, थोड़ा जल्दी करें। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम किसको बोलते हैं? Maintenance done before any breakdown. So you know when it will be actually breakdown. So then that is not called the preventive. Okay, preventive is the scheduling operations. जो आपकी बाइक में, आपकी कार में, कार मैन्युफैक्चरर दे देता है 10,000 किलोमीटर के बाद करना है, आपको पता नहीं था 10,000 किलोमीटर बाद टूटने वाला कि नहीं टूटने वाला, बट स्टिल यू हैव टू चेंज इट। ओके, देखना वहां पे एयर फिल्टर चेंज करता है, कोई स्पार्क प्लग चेंज करता है, पता नहीं है स्पार्क प्लग खराब हुआ था कि नहीं होता है, स्टिल यू हैव टू चेंज इट। ओके, आप और एक स्टेप आगे चला गया मेंटेनेंस। अब जो इन्होंने बोला वो करेक्टली बोला, जब एक्चुअली फेल होगा तभी जाके चेंज करेंगे, तब तक चेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज कॉस्ट बहुत बढ़ा देता है। ओके, दैट इज ड्यू टू द कंडीशन मॉनिटरिंग, दैट इज ड्यू टू द कंडीशन मॉनिटरिंग वाइब्रेशन सिग्नेचर। ये ड्रिल मशीन आपने देखा होगा, ये ड्रिल मशीन जब मैं खरीद के लेके आया तो मैं सबसे पहले उसकी वाइब्रेशन मेजर कर लेता। ओके, मुझे वाइब्रेशन में ऐसा कुछ पीक दिखने लगता है, दिखाई देगा ना यहाँ पे। अगर मान लो 5 कंपोनेंट होगा तो 5 अलग अलग पीक आपको दिखाई देगा। मुझे मिल गया, तो जो मिला इनिशियली दैट इज कॉल्ड द वाइब्रेशन सिग्नेचर ऑफ द ड्रिल मशीन। सिग्नेचर मेरे जैसा सेम रहता है। ओके, कभी चेंज अगर हुआ तो मतलब मैं जाने की रास्ते में पहुंच गया होगा, 80 90 जब मेरा एज हो जाएगा तो सब पता नहीं चलेगा मेरा सिग्नेचर मैं क्या कर रहा हूं। ओके, सो उस हालत में अगर आप जब जाओगे तो आपकी सिग्नेचर बदलेगा, तब तक सिग्नेचर सेम रहेगी। ओके, अब मानो ये एक ड्रिल मशीन हैविंग सम ड्रिल बिट, some bearing, some motor, some fans or something, right? तो पांचों का अलग अलग आपको वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। ओके, इनिशियली भी दिखाई दिया था, एंड हर एक का एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ होंगे। ठीक है, अचानक 1 साल बाद जब मैं मशीन को चला रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि इसकी वाइब्रेशन बढ़ गया। सर आप सेकंड का एम्पलीट्यूड चेंज करके 40 तक ले गए, देखा? 1 साल बाद मुझे उसी ड्रिल मशीन का ऐसा दिखने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट था, अब कौन सी फ्रीक्वेंसी है वो भी पता रहेगा, मैं आगे आता हूं उसके बारे में। ओके, मान लो बियरिंग वाला फ्रीक्वेंसी ये था, तो बियरिंग वाला का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, उसका मतलब क्या होगा? समथिंग इज रॉन्ग इन माय बियरिंग। ओके, कोई तो भी बॉल उसके अंदर टूट चुका है, नहीं तो इनर रेस में स्क्रैच आ चुका है जो बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही है। ओके, बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही है। वी हैव टू रिप्लेस दैट बियरिंग इमीडिएटली, अदरवाइज फेल कर जाएगा। लेकिन मैंने कब रिप्लेस किया? 10,000 किलोमीटर के बाद नहीं किया, मैंने जब टूटने के टाइम आया तभी जाकर रिप्लेस कर दिया। ओके, तभी जाकर रिप्लेस कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड द कंडीशन मॉनिटरिंग और द वाइब्रेशन सिग्नेचर और द मशीन वाइब्रेशन की स्टडी। आजकल ऐसे ही होता है, हर एक मशीन में ऐसे एक्सेलेरोमीटर लगा हुआ है जो आप यहां पे यूज करोगे, और हर एक मशीन का डिस्प्ले में चलते रहता है, वो सिर्फ चेक करता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट के साथ। कुछ भी चीजें बिगड़ा मतलब वो मशीन में वो खराब हो रहा है, स्टॉप करो, इमीडिएटली चेंज करो, स्टॉप करो एंड इमीडिएटली वही कंपोनेंट चेंज करो। अब डॉक्टर आजकल क्या करता है, पहले का जो डॉक्टर था इतना टेस्टिंग नहीं था, तो वो सिम्टम से देखता था। आजकल डॉक्टर के पास जाओ, पहले 10 टेस्ट लिख देंगे। मेरी 1 हफ्ते में नहीं आया था, सो मेरे को जितना दुनिया भर की टेस्ट है सब लिख दिया। ओके, लंग, हार्ट सब, एंड बाद में पता चला जब कहीं पे तो वायरल इंफेक्शन है, एंड जो उसमें से एक भी चीज नहीं आया, लेकिन उन्होंने कोई दवाई दिया, ठीक हो गया अपना। ओके, सो दे आर नाउ फाइंडिंग आउट द पिन पॉइंट डायग्नोसिस। ओके, जब आपका कहां पे जाके गड़बड़ हो रही है, वाइब्रेशन सिग्नेचर और हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ द मशीन इज द सेम थिंग, ओनली वी कैन फाइंड आउट द सिग्नेचर ऑफ दैट कंपोनेंट आल्सो। इज इट ऑलराइट? ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय द वाइब्रेशन? अब तक क्या समझ में आ रहा है आपको? फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंजिंग, ओके, ओनली चेंजिंग इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ज्यादा कम होना मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लगा। ओके, जब तक आप बैठे थे आराम से था। लूजनेस, अगर मान लो आपकी व्हीकल के सीट में लूज हो गया, क्या होगा? वो वाइब्रेट होने लगेगा। क्या होगा? वाइब्रेट मतलब क्या होने लगा? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, उसके एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज अ लूजनेस ऑफ दैट वन। टाइट कर दो, फिर से वो कम हो जाएगा, फिर से वो अपनी जगह में आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड द एफएफटी। टाइम डोमेन से वो जो एफएफटी वाला ग्राफ दिखता है, देखो ये समझ लो ठीक सा, ये समझने में हमें बहुत टाइम लग गया। ओके, हमें तो मैं बोल रहा हूँ रियली 1-2 साल पहले मुझे ये समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एफएफटी। तब तक हम ढूंढते रहे एफएफटी का मतलब क्या है।
ओके नो बुक में सारी चीजें दिया रहता है बट समझ में नहीं आता है, इससे भी बहुत ऊपर है एक्चुअली 50। मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बट इतनी भी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग है आपकी। ओके टाइम डोमेन में ये एक मशीन आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे, जहां पे ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो मोटर है। ओके उससे पुली बेल्ट ड्राइव से एक पुली रन हो रही है। ग्रीन कलर का दिख रहा है वो बियरिंग है, दैट्स कॉल्ड द प्लमर ब्लॉक ऑफ द बियरिंग, राइट। और एक फैन चल रही है जो कि येलो कलर में दिख रहा है। ओके अब मैं आ रहा हूं धीरे धीरे कि कहां पे प्रॉब्लम है, कैसे पता चलता है वाइब्रेशन सिग्नेचर। ओके अब हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। मोटर का फ्रीक्वेंसी जो होगा वो शाफ्ट की स्पीड होगा, आरपीएम 200 अगर आरपीएम है, सो आई थिंक इफ यू फाइंड आउट द 200 और 120 आरपीएम डिवाइडेड बाय 60, आई थिंक 2 हर्ट्ज उसका आरपीएस हो जाएगा, मतलब 2 हर्ट्ज उसका हो जाएगा ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कंपोनेंट। ओके सो 2 हर्ट्ज इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द शाफ्ट। इज इट ऑल राइट? ओके नाउ बियरिंग में अगर 6 बॉल रहेगा, ओके 6 बॉल रहेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी 6 टाइम ऑफ द शाफ्ट फ्रीक्वेंसी होगा। ओके क्योंकि 6 बार वो अलग अलग बॉल आके कट करेगा, तो एक बार कट किया, फिर दूसरा कट किया, फिर तीसरा कट किया, एक बार पूरी रोटेशन में वो 6 बार अलग अलग वाइब्रेट देने लगेगा। सो नॉर्मली बियरिंग में जितना नंबर ऑफ बॉल रहता है उतना टाइम्स ज्यादा शाफ्ट की फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। मान लो ब्लेड है जो कि 12 ब्लेड का 12 फैन है, उसके 12 ब्लेड है अलग अलग फैन का, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा 12 टाइम्स मोर देन द शाफ्ट फ्रीक्वेंसी। तो क्या हो गया 1x इज द शाफ्ट फ्रीक्वेंसी, 6x इज द बेयरिंग फ्रीक्वेंसी, 12x इज कॉल्ड द मोटर फ्रीक्वेंसी। ऐसा x से बताया जाता है। ओके 3 पिक आपको पहले से ही दिखाई देगा, वो तीनों पिक में से अगर एक भी पिक, तीनों पिक में से अगर एक भी पिक का एम्पलीट्यूड ज्यादा दिखने लगा तो मुझे समझ जाना चाहिए कि बियरिंग खराब है, नहीं तो फैन का ब्लेड टूटा, नहीं तो शाफ्ट में कुछ तो भी मिसअलाइनमेंट हो चुका। इज इट ऑल राइट? ओके सो अब मैं आपको समझा रहा हूं कि इफेक्टिव ग्राफ क्या होता है। सबसे पहले ब्लू ग्राफ का एक फ्रीक्वेंसी ग्राफ आया हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे, ब्लू ग्राफ का फ्रीक्वेंसी, इसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। सो आई एम गेटिंग सम फ्रीक्वेंसी हियर, दिस इज कॉल्ड द टाइम एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड एक्सिस। मान लो डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक्सेलरेशन बोलो, वेलोसिटी बोलो, डिस्प्लेसमेंट ले लेते चलो हम इसको, डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम डोमेन। इज इट क्लियर? फॉर व्हाट दिस ग्राफ, फॉर व्हाट, फॉर द ब्लू व्हिच इज कॉल्ड द मोटर और शाफ्ट, ठीक है सर। नेक्स्ट अब मैं क्या किया, देखो यहाँ पे ग्रीन मतलब मैंने क्या किया ना, बियरिंग का फ्रीक्वेंसी को देखा, इट इज 6 टाइम्स मोर देन दैट फ्रीक्वेंसी। सो बियरिंग फ्रीक्वेंसी इसके साथ जाके जब ऐड हो जाएंगे तो अब ये कंबाइंड ग्राफ आपको नॉर्मल दिखने वाला है नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको प्रूव कर दिया लैब में ले जाके, तो कुछ अलग ही दिखने लगा। ओके लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। इज इट क्लियर? ओके नेक्स्ट नाउ विद ब्लेड उससे भी ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी उससे भी ज्यादा हो गया, हर एक के एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ये फिर भी कुछ अलग ही बन गया। ओके अब जब ये ग्राफ तो दिखता है नहीं आपको तो दिखता है ये ग्राफ, इससे कुछ अंदाजा ही नहीं कर पाओगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, किसका कौन सा फ्रीक्वेंसी है, कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन इसको जब इफेक्टिव डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप रोटेट करोगे सो यू कैन अंडरस्टैंड द 3 ग्राफ ऑन दैट। ओके अब मेरे यहां पे कौन सा एक्सिस था, ये कौन था, फ्रीक्वेंसी मैंने इस एक्सिस में लिया, जेड एक्सिस। अब मैं क्या करूंगा, ये बॉक्स जो बना हुआ था इसमें सबसे पहले टाइम डोमेन था, ओके और फ्रीक्वेंसी मेरे जैसे जैसे बढ़ा जाता वैसा वैसा उधर शिफ्ट हुआ। अब मैं बॉक्स को धीरे धीरे टर्न करके उसका साइड व्यू देखूंगा। ओके नेचुरली मुझे फ्रीक्वेंसी एक्सिस में जाके वही एम्पलीट्यूड दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ। सर टर्न करो उसको, एक एक करके करो, एक मिनट, अब दिख रहा है घुमा। ओके ये पहला वाला फ्रीक्वेंसी, सेकंड वाला फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा, थर्ड वाला फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उस तरफ शिफ्ट करो। टर्न करो सर, नेक्स्ट टर्न, नेक्स्ट टर्न, नेक्स्ट देखा? ओके तो जो ग्राफ में दिखा रहा था आपको ऐसा वाला, वो ग्राफ एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डोमेन का ग्राफ है। इसको उल्टा चलाओ सर, again now this is the time domain graph, now I just turn it, first turn में ये दिख रहा है, second turn, third turn, fourth turn, ये 1 मिनट। now दिख रहा है आपको ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग डोमेन में, नेक्स्ट टर्न। ओके सो 3 पिक जो आपको दिख रहा है वो तीनों पिच 1x, 6x एंड 12x 3 अलग अलग चीज का है, एंड दिस इज द इनिशियल वाइब्रेशन सिग्नेचर ऑफ दैट मशीन जो चल रही है वहां पे। इसमें अगर अचानक ये ज्यादा दिखने लगा, मतलब गड़बड़ कहां पे है, फैन में गड़बड़ है, तो फैन में जाके इधर कुछ अनबैलेंस हो गया होगा, नहीं तो फैन का कोई कॉर्नर टूट गया होगा, चेंज कर दो ब्लेड को, ऑटोमेटिकली इज कमिंग टू द नॉर्मल पाथ। सो दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। क्लियर? ओके नेक्स्ट।
ओके, दिस इज कॉल्ड द वाइब्रेशन सिग्नेचर। ये एक नॉर्मल मशीन है जिसका कुछ सिग्नेचर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, अब मशीन चलते चलते ये जो सेकंड वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत छोटा है, वो अचानक बढ़ गई। ओके, मतलब प्रॉब्लम इन दैट कंपोनेंट। वो कौन सी कंपोनेंट है, यू कैन आइडेंटिफाई। वाइब्रेशन सिग्नेचर वाला जो काम करती है, उनको पता रहता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी किसके लिए हो रही है, वो ऑटोमेटिकली उसको करते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट वाइब्रेशन सिग्नेचर। आर यू अंडरस्टैंड दैट मेजरमेंट क्यों चाहिए? एंड ऑल दिस थिंग्स आर ओनली पॉसिबल ड्यू टू द मेजरमेंट ओनली। थ्योरेटिकली जो हमने पढ़ा हुआ है, इससे ये सब कुछ नहीं निकाल सकते हो आप। ओके, दैट इज ओनली द कैलकुलेशन पार्ट के लिए होता है, लेकिन आपको अगर करना है, मॉनिटरिंग करना है, मेजरमेंट करना है, तो इसी तरह से करना पड़ेगा।